भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोल भय सब संतन की, भारत माता की। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। भिवंडी लोकसभा मतदारसंघामध्ये आजच्या या सांगता सभेमध्ये मंचावर उपस्थित असलेले आपले लोकप्रिय उमेदवार आणि मोदीजींच्या टीममध्ये मंत्री म्हणून काम करणारे सन्माननीय कपिल पाटीलजी, आमदार महेश चौगुलेजी, विवेक पंडितजी, प्रकाश पाटीलजी, ॲडव्होकेट हर्षल प्रमोद पाटील, निरंजन डावखरेजी, सुभाष मानेजी, अशोक नारूजी, महेंद्र गायकवाडजी, संतोष शेट्टीजी, संदीप लेलेजी, श्याम अग्रवालजी, मनोज काटेकरजी, निलेश चौधरीजी, श्याम पाटीलजी, मनोज गुळवी, प्रवीण पाटीलजी, भरत भाटीजी, राजू गाजेंगी, विशाल पाठारे, प्रवीण मिश्रा, कल्पनाताई शर्मा, सुनीताताई टावरे, अनुराधाताई कल्याण, जयेंद्र सावला, हितेश मारू, सुमित पाटील, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, कोणाचं नाव सुटलं असेल तर नाव लिहून देणाऱ्याची चूक आहे, माझी चूक नाहीये, तरी देखील मी क्षमा मागतो। आणि उपस्थित माझ्या सर्व माता भगिनी आणि बंधूंनो, महाराष्ट्रामध्ये मार्च महिन्यापासून निवडणूक सुरू झाली। सब भाषण बाबू, चलो, महाराष्ट्र में चुनाव मार्च महीने से महाराष्ट्र में चुनाव शुरू हुआ और 19 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव हुआ और अब 5वीं और अंतिम फेज का चुनाव 20 मई को होने वाला है। और महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव की अंतिम सभा मैं भिवंडी में ले रहा हूं। मुझे बताते हुए खुशी होती है, मार्च महीने से जो सभाएं शुरू हुई, ये मेरी 115वीं सभा है और मैंने तय किया था कि अंतिम सभा भिवंडी में ही करूंगा, क्योंकि ये जो भिवंडी है, यहां राष्ट्रभक्त देशभक्त लोग बसते हैं और मेरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से तीसरी बार हमारे कपिल पाटिल जी ये दिल्ली में सांसद के रूप में चुनकर आने वाले हैं। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं, ये चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव व्यक्ति का चुनाव नहीं है, केवल एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है। तो अपने सांसद के माध्यम से हम अपने देश का नेता इस चुनाव के माध्यम से चुनने वाले हैं। और हमने देखा आज देश में महाभारत के लड़ाई जैसी परिस्थिति हमको दिखाई देती है।
एक और पांडवों की सेना है, दूसरी ओर कौरवों की सेना है। पांडवों की सेना के साथ भी कई राजा है, कई सेनापति है, कई सेनाएं हैं, और कौरवों की सेना के साथ भी कई सेनाएं जुड़ी हुई है। और इस महाभारत के युद्ध में फैसला शस्त्र से नहीं होगा, फैसला आपके वोट से होगा। देखिए देश की परिस्थिति क्या है। एक और विश्व गौरव विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी ये पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, और उनके साथ में हमारे शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी, हमारे अजीत पवार जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस, राज ठाकरे के नेतृत्व में मनसे, आठवले जी के नेतृत्व में रिपाई, पीडीपा, रासपा, जनसुराज्य, रैयत क्रांति, ऐसे कई लोग मिलकर ये पांडवों की सेना बनी है। दूसरी ओर कौरवों की सेना में कौन है? राहुल गांधी है। कौन कौन? मैंने नहीं बोला, आप लोगों ने बोला। और उनके साथ उद्धव ठाकरे जी हैं, शरद पवार जी है, और 24 पार्टियां साथ में आकर इंडी गठबंधन के नाम की खिचड़ी पका रहे हैं। मैंने इनको पूछा, मैंने कहा चलो भाई हमारा तो तय है, हमारे नेता तो मोदी जी है, और हमारा जिस दिन विजय होगी उस दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। लेकिन ऐसा समझ लीजिए, सपने में समझ लीजिए कि आपका विजय हो गया, तो ये तो बताइए कि आपके नेता कौन है, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? जवाब ही नहीं आता। आखिर में लगातार जब प्रश्न पूछा गया, तो आप सबको पता है ना, सुबह 9 बजे पोपटलाल आते टीवी के ऊपर, तो पोपटलाल जी को पूछा, बताओ पोपटलाल जी, ये इंडी गठबंधन आपने तैयार किया है, आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? उसने कहा हमारे पास बहुत है, हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। तो मैंने पूछा फिर पहला कैसे बनाओगे? फिर मेरे ध्यान में आया क्या करने वाले हैं, एक कुर्सी रखेंगे बीच में। अपन बचपन में संगीत कुर्सी खेलते थे ना, ऐसे ये 24 लोग उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, गोल 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 गोल, गाना बजेगा। जैसे गाना बंद होगा, जो पहला बैठेगा वो पहला प्रधानमंत्री, जो दूसरा बैठेगा वो दूसरा प्रधानमंत्री, जो तीसरा बैठेगा वो तीसरा प्रधानमंत्री। अरे मूर्खों, ये कोई संगीत कुर्सी का खेल नहीं है, ये कोई तुम्हारे परिवार का प्रमुख नहीं चुनना है, ये कोई तुम्हारी इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट नहीं चुनना है, इस देश का प्रधानमंत्री चुनना है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो आम आदमी की आशाओं को, आकांक्षाओं को और सपनों को पूरा कर सकता है। और दोस्तों, आज ये क्षमता केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी में है, और किसी में एक क्षमता नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अपना गठबंधन कैसा है? हमारा गठबंधन मेट्रो जैसा है। अपनी बंद पड़ी हुई नहीं, वो भी चालू करेंगे, चिंता मत करो। जो उद्धव जी ने बंद की थी वैसी मेट्रो जैसा नहीं, चलने वाली मेट्रो जैसा। अपना गठबंधन मेट्रो जैसा है। इस मेट्रो में मोदी जी का मजबूत इंजन है। ये अलग अलग पार्टियों की बोगियां इस मेट्रो के इंजन के साथ लगी हुई है, और हमारे इंजन में दीन, दलित, गोर, गरीब, आदिवासी, किसान, मजदूर, महिलाएं, अल्पसंख्यक, भटके, विमुक्त, ओबीसी, सभी को बैठने की जगह है। सबको मोदी जी की ट्रेन में बैठाकर सबका साथ, सबका विकास कहते हुए हमारी ट्रेन आगे बढ़ती है। ये मोदी जी की विकास की गाड़ी है।
उधर अवस्था क्या है? वहां तो ऐसा है, सब बोलते हम ही इंजन है। वह इंजन है, डब्बे नहीं है। इंजन है ना राज ठाकरे का नहीं, वो तो अपने साथ है, वो उनका जो फेल इंजन है। वहां किसी को पूछा तो हर आदमी बोलता मैं इंजन हूं। राहुल गांधी बोलता है मैं इंजन हूं, उद्धव ठाकरे बोलते हैं मैं इंजन हूं, शरद पवार बोलते हैं मैं इंजन हूं, लालू जी का बेटा बोलता हूं मैं इंजन हूं, मुलायम सिंह का बेटा बोलता हूं मैं इंजन हूं, ममता बनर्जी बोलती मैं इंजन हूं, स्टैलिन बोलता मैं इंजन हूं। वहां पर डब्बे है ही नहीं। और दोस्तों, इंजन में बैठने की जगह आम आदमी के लिए नहीं होती, इंजन में केवल ड्राइवर बैठता है। इनका इंजन कैसा है? राहुल गांधी के इंजन में बैठने की जगह केवल सोनिया जी और प्रियंका जी के लिए है। उद्धव ठाकरे जी के इंजन में जगह केवल आदित्य ठाकरे के लिए है, और शरद पवार जी के इंजन में जगह केवल सुप्रिया सुळे के लिए है। आपके लिए इनके पास कोई जगह नहीं है। लेकिन जैसे ही कमल का बटन दबाकर हम कपिल पाटिल जी को जिताते, कपिल पाटिल जी के नेतृत्व में भिवंडी की बोगी सीधे मोदी जी के इंजन को जाके लगती है, और उसके बाद हमको कोई रोक नहीं सकता। अभी कपिल जी बता रहे थे 2014 के बाद 2014 के बाद किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है हम देख रहे हैं। 2014 के बाद आपने मोदी जी को चुनकर दिया, प्रदेश में मुझे आप लोगों ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी, अभी एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी। तो भिवंडी जैसा इलाका आज बदल रहा है। आज हम मेट्रो देखते हैं, जिस प्रकार की कनेक्टिविटी आने वाले समय हम तैयार कर रहे हैं, इस कनेक्टिविटी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भिवंडी में और मुंबई में कोई दूरी नहीं रहेगी। इस प्रकार से भिवंडी को चारों तरफ से हम मेट्रो के माध्यम से यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं। आज पीने के पानी की योजना हो, यहां पर अलग अलग प्रकार से रास्तों की योजना हो, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, मैं पढ़कर नहीं दिखाऊंगा। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जिस भिवंडी को पिछड़ा माना जाता था, जहां लोग कहते थे कि यहां पर विकास नहीं हो सकता, आज हम देख सकते हैं कि हमारे सांसद जी ने और विधायक जी ने मिलकर इस भिवंडी का चेहरा बदला है। और ये क्यों हो पाया? ये आपके एक वोट के कारण हो पाया। आपने मोदी जी को चुनकर दिया, आपने हम लोगों को चुनकर दिया, इसलिए हम लोग ये बदल पाए। केवल भिवंडी नहीं, आज हम देख सकते हैं मोदी जी ने जिस प्रकार का चमत्कार किया है इस देश के अंदर। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के पार निकाला। ये दुनिया का रिकॉर्ड है। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आना, 20 करोड़ लोगों को झुग्गी झोपड़ी से मोदी जी ने पक्के घर में लाया, 50 करोड़ लोगों के घर में गैस दिया, 55 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में पीने का पानी नल से नहीं आता था, जहां महिलाओं को सार्वजनिक नल पर, कुएं पर या नदी पर जाना पड़ता था। ऐसे 60 करोड़ लोगों के घर मोदी जी ने पीने का पानी दिया, और 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घर में 2 टाइम का राशन मुफ्त में मोदी जी देते हैं। 7 करोड़ लोग उसमें से अपने महाराष्ट्र में है कि जिनको मुफ्त का राशन मोदी जी के माध्यम से मिलता है। 64 करोड़ युवा ऐसे कि जिनको मोदी जी ने मुद्रा का लोन दिया। मुद्रा का लोन 10 लाख तक का लोन, बिना किसी गारंटर के और बिना किसी मॉर्गेज के ये लोन मिला। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि इन 64 करोड़ में 50% से ज्यादा महिलाएं और युवतियां हैं जो अपने पैरों पर मोदी जी के कारण खड़े हुए। और अब मोदी जी ने बताया बिना गारंटर का और बिना मॉर्गेज का अगले समय 20 लाख तक का लोन हमारे युवाओं को मोदी जी देने वाले हैं। आज हम देख सकते हैं इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग प्रकार से मोदी जी ने हमें मदद की है। समाज के गरीबों को, समाज के मध्यम वर्ग को मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत
5 लाख तक का इलाज मुफ्त में दिया, और अब तो 70 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का हो, धर्म का हो, जाति का हो, कैसा भी हो, हर व्यक्ति को 5 लाख तक दवाइयां, इंजेक्शन, इलाज, ऑपरेशन सब मोदी जी मुफ्त में देने वाले हैं। और इस बार मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर जैसी योजना लाई, जिस योजना के तहत 1 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन भी दे दिया। मोदी जी ने तय किया है कि हमारे घर के ऊपर केंद्र सरकार की ओर से सोलर यूनिट लगेगा और 300 यूनिट तक की बिजली हर उपभोक्ता को फ्री में मिलेगी, और ज्यादा बिजली तैयार हुई तो वो उपभोक्ता एमएसईबी को बिजली बेच सकेगा और 2 पैसे भी कमा सकेगा। यानी आम आदमी का विचार करने वाले मोदी जी है। हमारे जो पारंपरिक कारीगर है, इनका विचार कभी हुआ नहीं था। किसी देश के प्रधानमंत्री ने हमारे पारंपरिक कारीगरों का विचार नहीं किया था। मोदी जी ने विश्वकर्मा जैसी योजना लाई और पारंपरिक कारीगरों के लिए 14,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए, ताकि उनके व्यवसाय में वो आधुनिकता ला पाए और उनकी आने वाली पीढ़ियां उस कारीगरी को और बड़ा बना पाए, उसको एक नए स्तर पर ले जाए और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी भला कर पाए। इस प्रकार से मोदी जी ने लगातार देश के लोगों की सेवा की है। और मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं वो समय जब कोविड था, कैसा समय था याद कीजिए। कोविड के उस समय पर अपने रिश्तेदारों से रिश्ता निभाना भी कठिन था। लोग किसी की मौत मिट्टी पर भी नहीं जाते थे और हरेक के नजरों के सामने एक अंधकार था। लोग सोचते थे क्या होगा, क्या मैं बचूंगा, क्या मेरा परिवार बचेगा, क्या मेरे बच्चे बचेंगे तो खाएंगे क्या, लॉकडाउन है, मेरा क्या होगा। इस प्रकार की अवस्था थी और दुनिया के लोग कहते थे भारत में कम से कम 40-50 करोड़ लोग तो मरेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है कि भारत को कोई बचा नहीं सकता। और उस समय दुनिया में मात्र 4 देश थे जिन देशों ने कोविड की वैक्सीन तैयार की थी। लोगों को लगता था, उन देशों को भी लगता था मोदी जी आकर हमें भीख मांगेंगे कि हमें वैक्सीन दे दो, लेकिन मोदी जी को पता था मैं जाकर भीख भी मांगूंगा तो ये कहेंगे अभी रुको, पहले हमारे लोगों को इंजेक्शन देंगे, वैक्सीन देंगे, उसके बाद आपको वैक्सीन मिलेगी। इसलिए मोदी जी ने देश के सभी शास्त्रज्ञों को एकत्रित किया, उनको कहा आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए मैं दूंगा, जो रिसोर्सेज चाहिए मैं दूंगा। रॉ मटेरियल देश में नहीं था, हमने ऑक्सीक्लोरोक्विन अमेरिका को दिया, वहां से रॉ मटेरियल लाया, दुनिया के अलग अलग कोने से रॉ मटेरियल लाया और दुनिया का 5वां देश भारत बना जिसने अपनी स्वयं की वैक्सीन तैयार की। 140 करोड़ भारतीयों को मोदी जी ने 2 बार वैक्सीन लगाई। आज हम सब लोग जिंदा है तो मोदी जी के इस वैक्सीन के कारण जिंदा है। और केवल हम नहीं, मैं मॉरिशस जैसे एक राष्ट्र में गया था, वहां के जो हमारे सारे मराठी लोग हैं उन्होंने वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण मेरे हाथ से रखा था, मैंने अनावरण किया और मॉरिशस के राष्ट्रपति को मिलने गया। अफ्रीकन ओरिजिन के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा मिस्टर फडणवीस आप मोदी जी को मेरे धन्यवाद बोलिए। मैंने कहा किस लिए धन्यवाद देना है? कहने लगे कोविड के समय मोदी जी ने हमको टीका दिया, इसलिए मेरा मॉरिशस जीवित है, ये तो मेरा मॉरिशस समाप्त हो जाता। और दोस्तों ऐसा कहने वाले दुनिया में 100 देश है कि जो कहते हैं हमारा नेता नरेंद्र मोदी है। 100 देश, यानी जो हमारे नेता है केवल भारत के नेता नहीं रहे, विश्व के नेता हो गए। लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है, आज हमारे यहाँ चाहे राहुल गांधी हो, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, ये लोग कोई विकास की बात नहीं करते। हमने क्या किया ये नहीं कहते, हम क्या करेंगे ये नहीं कहते, कह भी नहीं सकते, क्योंकि
पूरा जीवन भ्रष्टाचार से लिप्त है, कभी किसी के लिए कोई काम नहीं किया, अपने परिवार के आगे ये सोच नहीं पाए, और इसलिए ये लोग, इनका भाषण आप सुनिए, जहां एक और दुनिया में मोदी जी की वाहवाही होती है, वहां ये अपने भाषण की शुरुआत मोदी जी को गाली देकर करते हैं, फिर और गाली देते, फिर और गाली देते, फिर और गाली देते, फिर ट्रैक चेंज करते, एक नाथ शिंदे जी को गाली देते, फिर 2 गाली और मोदी जी को देते, फिर ट्रैक चेंज करते, मुझे 2 गाली देते, फिर ट्रैक चेंज करते, फिर वापस मोदी जी को गाली देते, और गाली देते देते ये अपना भाषण समाप्त करते हैं। इनके भाषणों में गाली के सिवा कुछ नहीं है। अरे इनको पूछो, आप देश का चुनाव लड़ रहे हो, ये दिल्ली का चुनाव है, गली का चुनाव थोड़ी है। अरे बताओ लोगों के लिए क्या करने वाले हो, आपका कार्यक्रम क्या है, गरीबी निर्मूलन कैसे करोगे, कारीगरों को किस प्रकार से काम दोगे, आम आदमी का कैसे भला करोगे, आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव लाओगे, हमारे युवाओं को कैसे रोजगार दोगे। इसमें से एक भी चीज ये बोलते नहीं है, बोल सकते नहीं है। ये केवल मोदी जी को कोस कर अपनी राजनीति चला रहे। और आज जब इनके ध्यान में आया कि मोदी जी को कोसने के बावजूद हमको वोट नहीं मिलने वाले, तो इन्होंने जाति धर्म की लड़ाई चालू कर दी। अब जिस प्रकार के इनके बयान है, मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं, अरे मोदी जी ने जब घर दिए तो कभी पूछा तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी भाषा क्या है, तुम्हारा पंथ क्या है। मोदी जी ने घर दिया, हर गरीब को घर दिया, क्योंकि हम ये कहने वाले लोग हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है। गरीब की जाति नहीं देखेंगे, धर्म नहीं देखेंगे। लेकिन अब इन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया, जब इनके ध्यान में आया कि अब हमको वोट नहीं मिल रहे, अब ये कहते हैं देश के संसाधनों पे केवल मुस्लिमों का अधिकार है। अब धर्म के नाम पर वोट मांगना इन्होंने शुरू कर दिया। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, देखिए इनकी नीयत क्या है। आज राहुल गांधी के लिए कौन ट्वीट कर रहा है, पाकिस्तान का मंत्री फवाद चौधरी ट्वीट करके बोलता है राहुल गांधी देश के लिए अच्छे नेता है। अब पाकिस्तान हमको बताएगा कि इस देश के लिए कौन अच्छा है। मैं तो कहता हूं जब से उसने ट्वीट कर दिया तब से भारतीय लोगों को पता ही चल गया कि देश के लिए कौन अच्छा है। आज ये पाकिस्तान से ट्वीट करवाते हैं, अरविंद केजरीवाल छूटे तो इन्होंने पाकिस्तान से ट्वीट कराया है कि देश के लिए, भारत के लिए बहुत अच्छा हो गया कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई। अब यहां वोट नहीं मिल रहे तो पाकिस्तान पहुंच रहे। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आज उद्धव ठाकरे जी वोट के लालच में इस प्रकार से नीचे जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के स्टार प्रचारक कौन है, मुंबई बम कांड का आरोपी ये उद्धव ठाकरे जी का स्टार प्रचारक है। और अब इनके रैलीज में पाकिस्तान के झंडे चल रहे, पाकिस्तान के झंडे लगा लगा कर रैलियां निकाल रहे। अरे शर्म करो। मैं तो ये कहता हूं एक आधा चुनाव आता है जाता है, अरे चुन के आना नहीं आना ये अलग बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान के झंडे लगाकर वोट मांगने की बारी तुम पर आई है तो लानत है तुम पर। अरे ऐसे प्रकार से अगर वोट मांगना है तो अपने घर पर बैठो। ये हिंदू के सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का नाम बताते हैं और पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं। अगर बाला साहब ठाकरे होते तो पता नहीं इनको कहां कहां मारते। इसलिए दोस्तों अब जिस प्रकार से लोगों को बरगलाने का काम इन्होंने शुरू किया है, अब एक नई चीज आई है, अब कहते हैं वोट जिहाद करो। ये शरद पवार जी, कांग्रेस और शिवसेना नकली वाली, असली नहीं, नकली शिवसेना यानी उबाठा सेना, ये कहते हैं वोट का जिहाद करो। अरे भाई कौन से देश में हम लोग रह रहे हैं, कहां हम लोग रह रहे हैं, वोट का जिहाद करो। और आज मौलानाओं को पकड़ पकड़ कर उनके माध्यम से फतवे निकाले जा रहे हैं, फतवे निकाल कर कहा जा रहा है इस प्रकार से चुनाव लड़े जाएंगे, धर्म के आधार पर फतवे निकालकर चुनाव लड़े जाएंगे। दोस्तों ये नहीं चलेगा। इस देश के अंदर
अगर फतवे निकालकर कोई चुनाव लड़ेगा तो उसे समझ लेना चाहिए, अगर आप वोट का जिहाद कर सकते हैं तो हम भी वोट का यज्ञ कर सकते हैं। एक देशभक्त वोट का यज्ञ करेगा और समर्पण के रूप में अपने वोट की समिधा को इस वोट के यज्ञ में डालेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर यह चुनाव आया है। इस देश के अंदर अगर किसी को यह लगे कि हम किसी धर्म मात्र के वोटों के भरोसे जीत जाएंगे तो उसको जवाब हमको देना पड़ेगा। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमने कभी किसी के धर्म को कोसा नहीं है, हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। इस देश के अंदर जो राष्ट्रभक्त है वो किसी भी धर्म का हो, हमने उसको अपने साथ रखा है। लेकिन अगर कोई ये कहता होगा कि केवल नरेंद्र मोदी जी को हराना है इसलिए मतदान करो, अगर कोई ये कहता होगा कि हमारा ये फतवा है कि जो कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को हराता है उसी को आप वोट करो, तो मैं आपको इतना ही कहने के लिए आया हूं, आप भी सबको बताइए कि जो नरेंद्र मोदी के साथ है उसको ही वोट मिलेगा, जो मोदी का नहीं वो हमारे काम का नहीं। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, ये बोलने की का समय अब है। अब अगर ठंडे बैठे तो पछताओगे। अरे 500 साल की गुलामी के बाद रामलला अपनी जगह पर विराजमान हुए हैं। एक गलती 500 साल पहले की तो 500 साल की गुलामी रामलला ने भुगती है। और अगर ऐसे ही ठंडे बैठे रहोगे, मैंने वोट नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने काम नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, मोदी जी है चुनकर आने ही वाले हैं, ऐसे जो ठंडे मिजाज के लोग हैं जिनके खून में गर्माहट नहीं है, ऐसे लोगों के कारण ही देश गुलामी में जाता है। अरे मैं तो आह्वान उन लोगों को करता हूं जिनके खून के कतरे में थोड़ी भी गर्मी है, जिनको ये लगता है हाँ ये देश मेरा देश है, ये मेरी मातृभूमि है, ये मातृभूमि ये हमारे संस्कारों की भूमि है, ये हमारी संस्कृति की भूमि है, ऐसा जिसको भी लगता है, ऐसे एक एक व्यक्ति को मेरा आह्वान है, ये लड़ाई का समय है और ये लड़ाई शस्त्रों की लड़ाई नहीं, ये वोटों की लड़ाई है। वोटों की लड़ाई में अगर तुम पिछड़ गए तो तुमको कोई बचा नहीं सकता। तुमको अगर इस देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो मोदी जी के पीछे पूरी ताकत से खड़ा होना पड़ेगा। तुमको मोदी जी के पीछे पूरी हिम्मत से खड़ा होना पड़ेगा। मोदी जी के पीछे एक एक वोट हमारा लाना पड़ेगा, तभी हम लोग विकसित भारत की बात कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, ऐसा कहते 6 बजे चुनाव समाप्त होगा, लेकिन किसी भी लड़ाई में रात तो कत्ल की होती है। प्रचार तो 6 बजे समाप्त होगा, लेकिन रात तो कत्ल की होती है। जागना, सोना नहीं। जो सो गया वो खो गया, और जो डर गया वो मर गया। न डरना है न सोना है। पूरी ताकत के साथ एक एक राम भक्त मैदान में उतरेगा और इस लड़ाई में, वोटों की लड़ाई में हम लोग जीतेंगे। ये विश्वास मेरा है और आपके भरोसे विश्वास मेरा है। इसलिए आपको निवेदन करता हूं, इस बार का मतदान, ये मतदान भाजपा के लिए नहीं है। इस बार का मतदान भाजपा के लिए नहीं, इस बार का मतदान भारत के लिए हमको करना है। इस भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए, विकसित
भारत बनाने के लिए, भारत के एक एक आदमी का सपना पूरा करने के लिए हमें मतदान करना है। इसलिए 20 तारीख को जब हम कपिल पाटिल जी के कमल के चुनाव चिन्ह की बटन दबाएंगे, वोट तो कपिल पाटिल को मिलेगा, लेकिन आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। अगर मोदी जी का आशीर्वाद देने के लिए जुड़ जाइए, इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, छत्रपति शिवाजी महाराज की।